नमस्कार दोस्तों, चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। पीछे जो हिस्ट्री में टॉपिक चल रहा था गुप्तोत्तर काल, वो कंप्लीट हो गया है। अब आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। थोड़ा राजस्थान से लेते हैं, जो सभी भर्तियों के लिए महत्वपूर्ण है, रेट के लिए भी, पटवार के लिए भी, राजस्थान पुलिस के लिए भी, और भी जितनी भी राजस्थान में भर्तियाँ हैं। ठीक है, तो आज राजस्थान का टॉपिक ले लेते हैं और टॉपिक का नाम है राजस्थान में किसान आंदोलन। ये टॉपिक है, राजस्थान में किसान आंदोलन। ठीक है, ये टॉपिक लेते हैं। याद रखना है कि आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या थे। अब आपको ही पता है कि किसान है ना, वो एक ऐसा प्राणी है जो आंदोलन के बारे में सोच भी नहीं सकता, बल्कि टाइम ही नहीं है उसे सोचने के लिए। तो निश्चित है कि कुछ ना कुछ ऐसे कारण रहे होंगे जिसके कारण किसानों को निश्चित रूप से आंदोलन करना पड़ा। तो यही जो मुख्य कारण, हालांकि अलग अलग आंदोलन पढ़ेंगे तो अलग अलग कारण आते जाएंगे, लेकिन अभी हम सभी के लेवल का मुख्य कारण पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला जो इसका कारण है वो है जागीरदारों का शक्तिशाली होना। यानी जो जागीरदार, जिसे हम जमींदार भी कहते थे कई बार, ठाकुर भी कहते थे कई जगह, वो राव भी कहते थे कई जगह, तो ये जो थे ना, ये शक्तिशाली हो गए थे। दरअसल इनके पास किसानों पर जो भी नियम लगाने थे वो सारे पावर थे। यही कारण था कि ये शक्तिशाली हुए, जिसके कारण इन्होंने किसानों पर अत्याचार करने शुरू किए। तो इसका मुख्य कारण यही है कि जागीरदार शक्तिशाली थे। यदि वो ऐसा नहीं करते तो निश्चित रूप से आंदोलन भी नहीं होते। दूसरा प्रमुख कारण था करों का असीमित होना। यानी जो कर थे ना, वो बहुत ज्यादा थे संख्या में। यानी करों का असीमित होना, ये कर है वो बहुत ज्यादा थे, और इसी कारण जो किसान है उनको आंदोलन करना पड़ा। यदि हम बिजोलिया में भी चलें तो वहाँ पे 84 प्रकार के कर थे। यानी फसल बोए है तो बुआई कर, निराई कर, सिंचाई कर, गुड़ाई कर, कटाई कर, ढुलाई कर, तुलाई कर। यानी एक जो पौधा है ना, वो कई सारे कर लेकर पैदा होता था, और किसान का जो पूरा जीवन है ना, वो कर चुकाने में चला जाता था। तो निश्चित है कि बढ़े हुए जो असीमित कर थे ना, उनके कारण किसानों को आंदोलन करने पड़े। तीसरा था अचानक लगाए गए कर। यानी जो कर है ना, वो कभी भी आ सकते थे। दरअसल अब एक साल में फिक्स सभी किसान को इतने देने हैं, चलो फिर भी वो एडजस्टमेंट करें, लेकिन जो कर है ना, वो कभी भी लगाए जा सकते थे। रात को किसान सोया तो सुबह नया कर मिल सकता था। यानी इस तरह से जो किसान है वो असमंजस की स्थिति में थे। यदि हम सीकर की बात करें तो वहाँ के ठाकुर है ना, उन्हें कार खरीदनी थी, कर लगा दिया रातों रात ही। यदि हम बिजोलिया की बात करें तो बिजोलिया के ठाकुर की विवाह था, मतलब उसकी शादी थी, जिस कारण खर्चा बढ़ रहा था तो उसने कर लगा दिया। यानी कभी भी कर आ जाते थे, और इसी कारण जो किसान है वो असमंजस में थे, और असमंजस के कारण आपको ही पता है कि विद्रोही होता है। ठीक है, तो इस तरह से ये आंदोलन के मुख्य कारण थे। अगला कारण था किसानों व महिलाओं पर अत्याचार। यानी किसानों और महिलाओं पर बहुत सारे अत्याचार होते थे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो किसान यदि कोई आवाज़ उठाता था तो उसे पीटा जाता था, और गोलियां भी चलाई जाती थी कई बार। तो एक प्रकार से उसे दबाने का प्रयास किया जाता था। महिलाओं की स्थिति भी काफ़ी खराब थी। यदि 1947 में बीकानेर क्षेत्र में एक रिपोर्ट आई थी कि यहाँ पर जो महिलाएं होती हैं उन्हें उठा करके ठाकुरों के पास भेज दिया जाता है। यानी 1947 में देश आज़ाद हो रहा था, उस समय ये कंडीशन थी। तो सोचो तब क्या होगी जब आंदोलन स्टार्ट हुए थे। यानी एक प्रकार से कहा जाए तो स्थिति काफ़ी खराब थी, तनावपूर्ण थी, और किसानों के जीवन में भूचाल ला रही थी। इसी कारण उन्होंने आंदोलन किए। तो ये मुख्य कारण हो गए आंदोलन की। आपसे पूछा जाए कि भारत का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था। भारत का प्रथम किसान आंदोलन, तो भारत का जो प्रथम किसान आंदोलन था वो था बंगाल का नील आंदोलन। यानी जो बंगाल का जो नील आंदोलन है, ये भारत का प्रथम किसान आंदोलन माना जाता है।
जो 1859-60 में हुआ। पूछा जाए कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन कौन सा था, तो राजस्थान का जो प्रथम किसान आंदोलन है वो माना जाता है बिजोलिया किसान आंदोलन। और बिजोलिया किसान आंदोलन है ये हुआ था 1897 ईस्वी में। ठीक है, तो ये किसान आंदोलन के प्रमुख कारण थे और किसान आंदोलन मैंने बताए। तो आपको बस इतने याद रखने हैं भी, जागीरदारों की शक्तिशाली हो गए थे, कर ज़्यादा बढ़ गए थे, अचानक लगाए जाते थे, अत्याचार होता था, इसी कारण आंदोलन करने पड़े। और पहला किसान आंदोलन भारत का बंगाल वाला नील था और राजस्थान का था बिजोलिया। तो सबसे पहले हम बिजोलिया से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बिजोलिया जो किसान आंदोलन था ना, उसी ने अन्य किसान आंदोलनों को प्रेरित किया था। तो सबसे पहले अब स्टार्ट करेंगे बिजोलिया किसान आंदोलन। बिजोलिया किसान आंदोलन, बिजोलिया की बात करें तो ये पड़ता है भीलवाड़ा में। ठीक है, बिजोलिया है वो मेवाड़ का प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी जो मेवाड़ है उसका प्रथम श्रेणी का ठिकाना था बिजोलिया। यानी मेवाड़ में जितने भी ठिकानों का मतलब एक निश्चित क्षेत्र बांटा जाता था, उसमें जितने भी गांव या खेत हैं वो जागीरदार के नियंत्रण में होते थे। तो एक प्रकार से कहा जाए तो उनमें सबसे ज़्यादा जो पैदावार है वो बिजोलिया में होती थी, इसलिए मेवाड़ का ये प्रथम श्रेणी का ठिकाना था। जो बिजोलिया है उसका ठिकाने का जो संस्थापक है वो माना जाता है अशोक परमार को, यानी अशोक परमार है वो बिजोलिया ठिकाने का संस्थापक था। और अशोक परमार रहने वाला था जगनेर का। जगनेर जो पड़ता है यूपी में, यानी यहाँ का रहने वाला था अशोक परमार। याद रखना है कि जो अशोक परमार है इसे ये जो ठिकाना है ये भेंट किया गया था मेवाड़ के शासक राणा सांगा के द्वारा। यानी मेवाड़ के जो राणा सांगा थे उन्होंने इस ठिकाने को भेंट किया था अशोक परमार को। जो बिजोलिया है उसकी स्थिति की बात करें तो बिजोलिया में दो प्रकार की भूमि थी, यानी दो प्रकार की यहाँ पर भूमि थी। एक जो भूमि थी वो तो थी पीवल और दूसरी जो भूमि थी वो थी बारानी। ठीक है, जो पीवल अब आपको पता है कि ये सिंचाई पर निर्भर रहती है और बारानी बरसात पर निर्भर। ठीक है ना, तो ये दो प्रकार की थी। जो अधिकतर कर है ना वो पीवल भूमि पर लगते थे। अधिकतर कर वो पूछा जाए कौन सी भूमि पर थे तो पीवल भूमि पर थे। अब किसान भी ज़्यादा है ना वो पीवल भूमि ही लेना चाहेंगे क्योंकि उसमें ही पैदावार थी वो ज़्यादा होती थी। इसके बाद में याद रखना आपको कि यहाँ पर जो किसान थे ना वो अधिकतर दो जातियों के थे, यानी दो जातियाँ ज़्यादा थी किसानों की। एक तो थे धाकड़ और दूसरे थे पटेल, यानी धाकड़ और पटेल है ना दो जातियाँ ज़्यादा थी यहाँ पर। याद रखना है कि जो आंदोलन हुआ था ना उसमें जो सर्वाधिक भाग लेने वाले किसान थे वो धाकड़ जाति के थे। तो बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में कि बिजोलिया आंदोलन में भाग लेने वाले किसानों में सर्वाधिक कौन सी जाति के थे, तो वो थे धाकड़ जाति के। ठीक है, इसके बाद में 1894 ईस्वी में यहाँ का जागीरदार था राव शिव सिंह, यानी राव शिव सिंह यहाँ का जागीरदार था। उसकी 1894 ईस्वी में मृत्यु हुई और मृत्यु के बाद में जो नया जागीरदार था वो बना यहाँ का राव कृष्ण सिंह, यानी राव शिव सिंह की मृत्यु हुई और नया जो जागीरदार है वो बना था यहाँ पे राव कृष्ण सिंह। याद रखना है कि जो राव कृष्ण सिंह है ना उसने करों की जो संख्या है ये 84 पहुंचा दी थी, यानी कर है ना वो 84 पहुंच गए थे। यानी करों को उस समय लाग कहते थे। यहाँ पर जो लाग थी वो 84 प्रकार की थी। तो एक टॉपिक में आपको वो लागों के बारे में बता दूंगा। एक
जो पार्ट्स होगा उसमें भी कौन कौन सी लाग होती थी, ठीक है ना। तो यहाँ पर तो अपन इतना ही बता देते हैं। पूछा जाए कितने प्रकार की लाग थी, तो 84 प्रकार की। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि राजस्थान का प्रथम किसान आंदोलन बिजोलिया किसान आंदोलन, प्रथम श्रेणी का ठिकाना मीन मेवाड़ का, संस्थापक अशोक परमार, भेंट किया राणा सांगा ने, सर्वाधिक किसान धाकड़ जाति के, 84 प्रकार की लाग थी, और 1894 में नया जागीरदार था राव कर्षण सिंह। तो यहाँ पर जो 84 प्रकार के कर है ना, ये ही किसान मीन बिजोलिया किसान आंदोलन के मुख्य कारण माने जाते हैं। अब ये जो बिजोलिया किसान आंदोलन है, इसे हम 3 पार्ट्स में बांट लेते हैं। मतलब अपन नहीं बांट रहे, वैसे ही बंटा हुआ ही 3 पार्ट्स में, क्योंकि पहले में तो नेतृत्व करेगा साधु सीताराम दास, फिर आ जाएगा विजय सिंह पथिक, और फिर आ जाएगा माणिक्यलाल वर्मा, ठीक है। तो ये 3 में बंटा हुआ है। तो सबसे पहले प्रथम चरण, ये माना जाता है 1897 से लेकर 1916 ईस्वी, ये प्रथम चरण था। 1897 ईस्वी की घटना है। एक गांव था गिरधारीपुरा, ठीक है, भीलवाड़ा में ही है सारे गांव। गिरधारीपुरा गांव में एक किसान था गंगाराम धाकड़, उसके पिता की मृत्यु हो गई, ठीक है ना। और उस समय ना वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे, महोत्सव था उस समय। तो वहाँ पर जो किसान है वो आपस में चर्चा कर रहे थे कि उन पर जो कर है वो काफ़ी ज़्यादा लगाए हुए हैं। अब है ना वहाँ पे परेशान थे, लेकिन परेशानी बताई किसे। उसी समय वहाँ पर एक पुस्तकालय का अध्यक्ष बैठा हुआ था, जिसका नाम था साधु सीताराम दास, ये वहीं पर था। अब साधु सीताराम दास ने कहा कि आपको इतनी समस्याएं हैं तो आपको जाकर के जागीरदार को बतानी चाहिए। अब किसानों ने कहा भाई कर ही जागीरदार लगाता है तो वो क्यों करेगा ऐसा। तो साधु सीताराम दास ने कहा कि ऐसा करो, फिर जाकर के राणा से कह दो, यानी उस समय जो मेवाड़ का शासक था राणा फतेह सिंह, उसे कह दो। अब किसानों ने कहा बात तो ठीक है, लेकिन जाए कौन वहाँ पे, जाना भी तो चाहिए ना, तभी तो कह पाएंगे उसे। तब साधु सीताराम दास ने अपने पुस्तकालय के 2 कर्मचारी थे, एक का तो नाम था नानजी और दूसरे का नाम था ठाकर जी पटेल, ये पुस्तकालय के कर्मचारी थे। इन दोनों को भेज दिया, नानजी और ठाकर जी पटेल है ना, उन्हें भेज दिया। अब 2-3 दिनों तक तो ये उदयपुर में चक्कर लगाते रहे, लेकिन फिर राणा फतेह सिंह से उनकी मुलाकात हो गई, यानी राणा फतेह सिंह से उनकी मुलाकात हो गई। राणा फतेह सिंह ने पहले तो कहा कि ये बात तो गलत है, लेकिन इसके लिए उसने कहा कि वो पहले अवलोकन के लिए भेजेगा, भी अवलोकन करके बताया जाएगा कि बात सही है अथवा गलत है। फतेह सिंह ने अवलोकन करवाया, तो अवलोकन में पाया गया कि जो कर है ना वो वास्तव में ज़्यादा है, यानी जो कर थे वो वास्तव में ज़्यादा थे, ऐसा फतेह सिंह को पता लगा। अब फतेह सिंह ने जो उस समय जागीरदार था राव कर्षण सिंह, उसे कहा कि किसानों की समस्याएं हल करो। अब जो राव कर्षण सिंह था उसने कहा कि ये जो कर है ना ये ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा संख्या में लगते हैं, बल्कि बिजोलिया में पैदावार बहुत ज़्यादा होती है, और इसीलिए जो किसानों के पास धन बहुत ज़्यादा है, इसी कारण इतने कर लगाए गए हैं। किसान है ना धन बचाना चाहते हैं ज़्यादा, इसलिए नहीं देना चाहते हैं जानबूझकर। अब जो राजा है वो भी जागीरदार पर निर्भर रहते थे, उसने कहा ठीक है, लेकिन आगे से ना ऐसा मामला नहीं आना चाहिए। अब राव कर्षण सिंह को पता लगा कि कौन गए थे वहाँ पे, नानजी और ठाकर जी पटेल। दोनों को इसने पुस्तकालय की नौकरी से निकाल दिया और दोनों को इसने नज़रबंद कर दिया। नानजी और ठाकर जी पटेल को इसने नज़रबंद किया। उसके बाद में इसने जो किसान आगे बढ़कर बोल रहे थे उनको पिटवा दिया। जब उन्होंने पूछा भी उनके बारे में किसने बताया, तो ये कह दिया गया कि दूसरे किसानों ने बताया। तो किसान है ना आपस में लड़ पड़े और किसानों में फूट पड़ गई, यानी आंदोलन है ना वो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया। एक प्रकार से कहा जाए तो 1897 में बिजोलिया आंदोलन के बीज तो बोए गए, लेकिन उगने से पहले ही उखाड़ लिया गया। लेकिन आपको ही पता है कितने उखाड़ो रह तो जाते ही हैं, ठीक है ना, वैसा ही बिजोलिया में हुआ।
1903 ईस्वी की घटना है। उस समय यहाँ का जागीरदार वही था, राव कर्षण सिंह, यही जागीरदार था। राव कर्षण सिंह ने एक नया कर लागू कर दिया, चंवरी कर। ठीक है, ये जो चंवरी कर है ना, ये निर्धारित किया गया 5 रुपए। चंवरी कर का मतलब था कि ये कन्या विवाह पर लिया जाता था। यदि कोई किसान अपनी पुत्री का विवाह करता था तो उसे कर के रूप में 5 रुपए देने पड़ते थे, उसे ही चंवरी कर कहते थे। अब किसानों ने विरोध कर दिया, क्योंकि खर्चा तो पहले ही ज़्यादा हो जाता था, शादियों ऊपर से कर और आ चुका था, इसलिए उन्होंने विरोध किया। लेकिन जागीरदार नहीं माना। किसान सारे इकट्ठे होकर के जागीरदार के पास चले गए कि आज है ना उसे कहीं देंगे, कर नहीं देंगे। जागीरदार को जाकर किसानों ने कहा कि एक तो हम बेटियों की शादी वैसे ही नहीं कर पा रहे हैं, खर्चा ज़्यादा है, ऊपर से कर और आ गया, इसलिए हम तो शादी कर ही नहीं पाएंगे, हमारी लड़कियां तो घरों में कुंवारी रह जाएगी। जागीरदार ने कहा कि यदि आपकी लड़कियों के विवाह करने के लिए आपके पास धन नहीं है, बाजार में बेच दो। अब किसान ये बात सहन नहीं कर सकते थे। अब की बार उन्होंने सोच लिया था आर पार की लड़ाई लड़नी है। सीधे पहुंच गए साधु सीताराम दास के पास। साधु सीताराम दास के पास जाकर पूछा कि क्या करें। साधु सीताराम दास ने कहा फसल ही मत बो, फसल नहीं बोगे तो नाज कहाँ से आएगा, नाज नहीं आएगा तो कर कहाँ से आएगा, और कर नहीं आएगा तो जागीरदार को बात माननी पड़ेगी। किसानों को बात सही लगी। किसानों ने हरियाली अमावस्या को फसलें नहीं बोई, और एक प्रकार से कहा जाए तो जागीरदार है ना उसके लिए परेशानी खड़ी हो गई। किसान थे ना वो काम करने के लिए ग्वालियर ठिकाने की ओर प्रस्थान करने लगे। जागीरदार ने पहले सोचा कि आ जाएंगे किसान, लेकिन किसान नहीं आने वाले थे, अड़ चुके थे। अब की बार उन्होंने सोच लिया था कि वो नहीं आएंगे। 1905 तक वेट करता रहा, नहीं आए किसान। आखिरकार जागीरदार को लगा कि अब तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। जागीरदार ग्वालियर में गया और ग्वालियर में जाकर किसानों से समझौता कर लिया। उसने चंवरी कर है ना उसे वापिस ले लिया। जागीरदार ने चंवरी कर वापिस ले लिया गया। अब किसानों का जो उत्पाद शुल्क था ना उसमें भी लगभग 1/3 की कटौती कर दी गई, यानी उत्पाद शुल्क होता था उसमें भी कटौती कर दी। अब किसान है ना और भी मांगे मनवा सकते थे, क्योंकि दबा हुआ था जागीरदार, लेकिन किसान है ना वो बोले थे, जानते नहीं थे, वो इतने से ही संतुष्ट हो गए और वापस आ गए। यानी पहली बार ऐसा हुआ था कि कोई लगाया हुआ कर वापस लिया गया, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था। तो ये किसानों की एक प्रकार से पहली जीत मान सकते हैं। 1906 ईस्वी में राव कर्षण सिंह की मृत्यु हो गई। जो राव कर्षण सिंह था उसकी मृत्यु हुई 1906 ईस्वी में। नया जागीरदार आ गया, राव पृथ्वी सिंह। 1906 में नया जागीरदार आया, राव पृथ्वी सिंह। अब पृथ्वी सिंह भी अपनी एंट्री तो दर्ज कराना ही चाहता था, और इसलिए इसने आते ही एक नया कर लागू कर दिया, तलवार बंदाई कर। ये कर लागू किया। ये है ना, ये उत्तराधिकार शुल्क था। उत्तराधिकार शुल्क का मतलब ये है कि यदि कोई उत्तराधिकारी बनता था, मतलब जागीरदार वगैरह का राजघराने में, तो उसे तलवार बांधी जाती थी, पगड़ी पहनाई जाती थी, उसे तलवार बंधाई रस्म बोलते थे। तो कहा कि जब ऐसा होगा ना तो किसानों को कर देना पड़ेगा। किसानों ने कहा कि उत्तराधिकारी तो कोई बन रहा है, हम कर क्यों दें, हम तो नहीं देंगे। जागीरदार ने कहा कर तो देना पड़ेगा। किसानों ने फिर धमकी दे दी, फसलें नहीं बोएंगे। जागीरदार ने सोचा पहले ही चले गए थे, नुकसान हुआ हो किसानों का, अब की बार नहीं जाएंगे, लेकिन किसानों ने तो फिर इनकार कर दिया। आखिरकार जो पृथ्वी सिंह था वो भी दबाव में आया और उसने कर वापस ले लिया। यानी एक बात तो तय हो चुकी थी, किसान है ना वो नए कर नहीं लगने देंगे। तरीका आ चुका था किसानों को, लेकिन पुराने कर भी तो थे ना, वो भी खत्म करवाने थे। तो इसलिए अब जो किसानों के आंदोलन होंगे वो पुराने करों के लिए। तो आपको बस इतना याद रखना है, बिचौलिया किसान आंदोलन कब शुरू हुआ? 1897 ईस्वी में। नानजी और ठाकर जी पटेल को भेजा गया राणा फतेह सिंह के दरबार में, लेकिन दमन कर दिया आंदोलन का राव कर्षण सिंह ने। पूछा जाए उन्हें किसने भेजा था दोनों को, नानजी ठाकर जी पटेल को साधु सीताराम दास ने। चौरी कर कब लागू किया गया? 1903 में। किसने किया? राव कर्षण सिंह ने, और ये था एक कन्या विवाह पर लिया जाने वाला कर।
तलवार बंदाई कर कब लागू किया गया? 1906 में। किसने किया? राव पृथ्वी सिंह ने। तो ये चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में किसान थे वो जो अन्य कर थे ना, उनको खत्म करने के लिए अपनी मांग करने लगे। उसके बाद में 1913 ईस्वी की घटना है। इस आंदोलन का नेतृत्व हाथ में ले लिया साधु सीताराम दास ने। हालांकि पहले ही नेतृत्व था एक प्रकार से, क्योंकि यही तो सलाह दे रहा था, लेकिन पहले पर्दे के पीछे, अब सामने आकर के नेतृत्व करने लगा। तो अब ये पूछा जाए पहले चरण में कौन नेतृत्व करता था? साधु सीताराम दास। लेकिन पूछा जाए कि इसने कब अपने हाथ में लिया, तो 1913 ईस्वी में। इसका साथ दिया था फतेहकरण चारण और ब्रह्मदेव, यानी इन्होंने इसका साथ दिया था। पूछा जाए बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक किसे कहते हैं, तो ये कहा जाता है साधु सीताराम दास को, ठीक है। तो साधु सीताराम दास को बिजोलिया किसान आंदोलन का जनक कहते हैं। राजस्थान में किसान आंदोलनों का जनक पूछा जाए तो विजय सिंह पथिक है, ठीक है। अब 1913 में ही एक किसान नेता और था, नारायण पटेल। उसने करों को देने से इनकार किया। किसानों को इकट्ठा कर लिया, भी कर नहीं देंगे, सभी को पकड़ करके जेल में डाल दिया राव पृथ्वी सिंह ने, ठीक है ना। यानी किसानों को जेल में डाल दिया गया। एक प्रकार से आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही थी। नारायण पटेल भी इंपॉर्टेंट है, सेकंड ग्रेड में आ चुका है एक बार क्वेश्चन, ठीक है ना। पिछली बार आया था सेकंड ग्रेड में। उसके बाद में 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह की मृत्यु हुई और नया जागीरदार आ गया राव केसरी सिंह। लेकिन राव केसरी सिंह ना वो नाबालिग था, छोटी उम्र का था, इसलिए ये तो जागीरदारी संभाल नहीं पाता था। इसकी माता कितनी चलाती, क्योंकि इसके लिए तो कर इकट्ठा करना पड़ता है, और इसके लिए एक राजस्व अधिकारी तैनात किया गया, अमर सिंह राणावत, इसे तैनात कर दिया गया। और साथ में यहाँ पर तैनात किए गए मुंसरी में ना वो कर वसूली करने वाले को कहते हैं, जी हाँ, आपने पटवारी रहे होगा नहीं हिसाब हो, ठीक है। तो जो मुंसरिम थे वो तैनात किए गए, एक तो डूंगर सिंह और एक माधो सिंह, ये मुंसरिम तैनात किए गए। कर तो आ नहीं रहे थे, दोनों ने सलाह दी कि किसानों को, नेताओं को, सबको रिहा कर दो, रिहा करोगे तभी कराएगा वरना नहीं आएगा, क्योंकि किसान तो कर देने से इनकार कर रहे थे। इन दोनों की सलाह मानी गई और जो साधु सीताराम दास व अन्य किसान थे उन्हें 1914 में रिहा कर दिया गया। यानी एक प्रकार से आंदोलन चल तो रहा था, लेकिन आंदोलन है ना आगे नहीं बढ़ रहा था, अटक कर रह गया था एक जगह। एक प्रकार से कहा जाए तो एक ही क्षेत्र में रह गया था, बाहर जा ही नहीं रहा था। और आपको पता है, अब भी देख लो, जब तक आंदोलन पूरे क्षेत्र में, पूरे देश में नहीं उसकी चर्चा होती है, तब तक सरकारें हैं वो किसी भी प्रकार से नहीं मानती, चाहे आप कुछ भी कर लो। इसलिए आंदोलन को है ना बाहर ले जाना जरूरी था, वाइड करना जरूरी था आंदोलन को। साधु सीताराम दास को लगा कि इसके लिए लाना चाहिए विजय सिंह पथिक को, तो इसीलिए विजय सिंह पथिक को इसके लिए आमंत्रित किया गया। 1916 में ही यहाँ पर किसानों ने एक बोर्ड की स्थापना की जिसका नाम था किसान पंच बोर्ड। तो अब है ना इस आंदोलन से विजय सिंह पथिक जुड़ जाएंगे और पथिक के आते ही आंदोलन है वो वाइड हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि पथिक ही इस आंदोलन को हाई लेवल पर चले जाएंगे। तो ये इसका पहला चरण था, ठीक है। तो मैं दोबारा थोड़ा सा आप क्वेश्चन दोहरा देता हूँ। आपको पूछा जाए साधु सीताराम दास ने नेतृत्व कब किया? 1913 में। साथ किसने दिया? फतेहकरण चारण ब्रह्मदेव ने। पूछा जाए बिजोली आंदोलन का जनक? साधु सीताराम दास, ठीक है, इतना याद रखना है। कौन से किसान नेता ने कर देने से इनकार किया? नारायण पटेल ने। राजस्व अधिकारी किसे बनाया गया? अमर सिंह राणावत को। मुंसरिम डूंगर सिंह और माधो सिंह को। किसान पंच बोर्ड की स्थापना कब हुई? 1916 में। अब जो ऊपरवाल पंच बोर्ड है वो तो आगे आएगा चरण में, वो 1917 में होगा। ये किसान पंच बोर्ड अलग है, ठीक है ना। तो ये पहला चरण था। दूसरे और तीसरे चरण को भी अभी पढ़ेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यदि पेपर बनाता है ना, मतलब पेपर सेटर जो होता है, तो यदि वो किसान आंदोलन में क्वेश्चन दे तो 99% उसके दिमाग में ये आएगा कि बिजोलिया में इसे दूँ, इसलिए बिजोलिया की हर लाइन याद रखनी है, ठीक है ना। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आगे जो भी पार्ट्स आएंगे बिजोलिया के हम ही करेंगे, क्योंकि ये बड़ा आंदोलन है, ठीक है। तो इसके लिए आपको चैनल से जुड़े रहना होगा। यही कारण है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, इसे लाइक करना, शेयर करना। धन्यवाद।